हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अक्रिय गैसों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी प्रमुख अक्रिय गैसें होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं और इनके क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इन अक्रिय गैसों के कई नाम होते हैं। अक्रिय गैसों को नोबल गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। और चूँकि ये अक्रिय गैसें वायुमंडल में बहुत कम पाई जाती हैं, लगभग 1% ही पाई जाती हैं, इसलिए इनको रेयर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और इन अक्रिय गैसों की खोज करने वाले जो थे वो रैले और रैमजे थे। अक्रिय गैसों की खोज रैले और रैमजे ने किया था। कौन कौन सी प्रमुख अक्रिय गैसें हैं, तो यहाँ पर देखिए है स्क्रीन पर, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। नाम देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है, 2-4 बार आप अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। ठीक है, यहाँ पर आगे इनका संकेत लिखा हुआ है। हीलियम का He, नियान का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनान का Xe और रेडान का Rn। और इसके आगे इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस प्रकार से इनका एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम का देखिएगा, हीलियम है He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। नियान है, नियान का 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8 होगा। आर्गन का देखिएगा Ar, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। ठीक है, और इसका क्रिप्टॉन का ले लें Kr, इसका 36 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18, 8। ठीक है, 18, 2, 20, 8, 28, 28, 8, 36। तो इस प्रकार से हम सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से करते हैं तो हम एक चीज़ पाएंगे कि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, और परमाणु की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको आदर्श अस्थायी कक्षा माना जाता है। और ऐसे परमाणुओं को रासायनिक संयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप कहेंगे हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हीलियम के पास एक ही कोश है और जिसके पास एक ही कक्षा है और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को ही अस्थायी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि लेन देन करने वाले दोनों परेशान होते हैं। लेने वाला लेकर परेशान होता है और देने वाला देकर परेशान होता है। तो ये देखिएगा, साझेदारी नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करते हैं, यानी कि रासायनिक दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से ये अक्रिय हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, अक्रिय गैस कहा जाता है। ये हो गई इनकी केमिस्ट्री। इसके बाद देखिएगा, हम लोग आते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है उपयोग होता है। तो इनकी उपलब्धता हम देख ले रहे हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी उपलब्धता कहाँ होती है। तो वायुमंडल ही इनका प्रमुख स्रोत होता है। अक्रिय गैसों का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, वायुमंडल है। ये वायुमंडल में पाई जाती हैं, वायुमंडल में, और लगभग 1% के लगभग ये पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जनरेट होता है कि वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सी गैस हो जाएगी, रेडान गैस। रेडान, रेडान ये अक्रिय गैस है। ये रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और यह देखिएगा रेडियो एक्टिव होती है। रेडान क्या है,
रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, इसके अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है और इसी गुण के कारण इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, कैंसर। ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो डॉन होते हैं, डॉन जो है समाज से कट करके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सरकार से, कानून से डर होता है कि कहीं हम लोग पकड़ में न आ जाएं। तो उसी प्रकार से ये अक्री गैसों में डॉन है, रेडॉन। ठीक है, इसकी खोज डार्न ने किया था, इसकी खोज, रेडॉन की खोज किसने किया था? डार्न ने किया था। और ये रेडॉन इसका नाम है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करती है और इसलिए इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अन्य गैसों के बारे में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2 ये लगभग 21% पाई जाती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आर्गन गैस होती है, AR, आर्गन इसको कहेंगे, आर्गन गैस ये 0.93% पाई जाती है। और CO2 जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे कम पाई जाती है, ये चारों ऑप्शन हो तो यहाँ पर वायुमंडल में इन चारों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा, ये कम मात्रा में सबसे पाई जाती है। अक्री गैसों में सबसे अधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अक्री गैसों में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि आर्गन गैस वायुमंडल में अक्री गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आर्गन गैस, ये हो गया इनकी प्रतिशत के आधार पर। इसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण चीज़ है इनका उपयोग। ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग से पहले हम लोग देख लें कि हीलियम को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हीलियम कहाँ पाई जाती है। हीलियम जो होती है इसका स्रोत क्या होता है, तो यह देखिएगा रेडियो एक्टिव खनिजों में पाई जाती है, रेडियो एक्टिव खनिजों में, जैसे पिच ब्लेंडी हुआ, पिच ब्लेंड और मोनोजाइट सैंड, बालू। ठीक है, हमने कहा कि हीलियम गैस जो होती है यह रेडियो एक्टिव खनिजों में पाई जाती है और पिच ब्लेंड और मोनोजाइट सैंड में ये प्रमुख रूप से। और ये मोनोजाइट सैंड जो होता है इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, हीलियम का महत्वपूर्ण स्रोत। क्वेश्चन आ जाएगा कि हीलियम का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, मोनोजाइट सैंड होता है। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी स्थान की अक्री, किसी किसी स्थान की प्राकृतिक गैस में भी यह हीलियम पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है किसी किसी स्थान की प्राकृतिक गैस में। ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह की प्राकृतिक गैस में यह हीलियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उपलब्धता। ये मोनोजाइट सैंड याद रखिएगा। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव खनिजों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसका उपयोग क्या होता है, हीलियम का उपयोग। ये देखिए हीलियम गैस है, हीलियम का उपयोग बैलूनों में और वायुयानों के टायरों में ये भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, ये देखिएगा बहुत हल्की होती है,
हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, अज्वलनशील। ठीक है, बहुत हल्की होती है हीलियम और अज्वलनशील होती है, इसीलिए इसको बैलून माने गुब्बारे, बैलूनों में भरा जाता है और हवाई जहाज के टायर में, हवाई जहाज के टायरों में। पता चले कोई ज्वलनशील गैस भर दी जाए हवाई जहाज के टायर में, तो हवाई जहाज ऊपर जा रहा है और नीचे से लुक्कारा जल जाए और पता चले कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो जल भुन करके राख हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये हीलियम गैस होती है, हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, यानी कि आग लगने की संभावना इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है, बैलूनों में भरा जाता है। और दूसरा उस उपयोग देखिएगा निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। ठीक है, कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीकृत होने लगती हैं, इसलिए उनका वेल्डन करने के लिए निष्क्रिय वातावरण की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा निम्न ताप पर अनुसंधान, निम्न ताप पर अनुसंधान के लिए, निम्न ताप पर अनुसंधान के लिए द्रव हीलियम का उपयोग किया जाता है, द्रव हीलियम यानी द्रवित हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला देखिएगा एक महत्वपूर्ण उपयोग है इसको, यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन O2 जो होती है, इसके मिश्रण को गोताखोर जो होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, गोताखोर ये उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पर उपयोग इस नाते नहीं हो पाता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड के साथ विलय हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है उसमें ये विलय हो जाती है नाइट्रोजन, इसलिए हीलियम के साथ ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और गोताखोर इसके सहारे समुद्र में बहुत गहराई तक जा पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हीलियम का। उसके बाद दूसरा है नियान लैंप बनाने में। ठीक है, नियान लैंप क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, नियान गैस है, ये मान लीजिए नियान गैस है, इसमें निम्न दाब पर विसर्जन करने पर, निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर, विद्युत विसर्जन। ठीक है, ये हमने कहा कि ये नियान गैस है, इसमें निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर क्या होता है, लाल रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, इस तरह से ज्वाला उत्पन्न होती है और इस ज्वाला के अंदर जो कुहरे होते हैं, कुहरा जो पड़ता है, रात में आप लोग देखे होंगे दिखाई नहीं देता है, ये कुहरा है, मान लीजिए इसको हम लिख दे रहे हैं कुहरा। ठीक है, कुहरा में क्या होता है कि गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कुहरा तेज पड़ रहा है तो आगे दिखाई नहीं देता, वहाँ पर लड़ने एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो निम्न दाब पर नियान गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो क्या होता है, लाल रंग की ये प्रदीप्ति उत्पन्न होती है या ज्वाला कह सकते हैं, लाल रंग की ज्वाला। किस रंग की, लाल रंग की। तो ये लाल रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। उस लाल रंग के ज्वाला में क्या गुण है कि यह कुहरे को भी पार कर सकती है, कुहरे को भी पार कर जाएगी, कुहरा इसको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके इस गुण के आधार पर एक लैंप बनाया गया है
जिसको नियान लैंप कहते हैं, नियान लैंप कहते हैं। और इस नियान लैंप का उपयोग जो हवाई अड्डे होते हैं, हवाई पट्टियां होती हैं, उन पर संकेतक लैंपों के रूप में किया जाता है। इस नियान लैंप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हवाई अड्डों पर संकेतक के रूप में, हवाई अड्डों पर संकेत देने के रूप में, संकेतक के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया नियान गैस। इसका उपयोग नियान लैंप बनाने में होता है। और नियान लैंप देखिएगा नियान के किस गुण के कारण बना, ये आपको हमने बता दिया। ठीक है, और नियान में चूँकि कुहरे के भेदन क्षमता पाई जा रही है, इसके इस गुण के आधार पर नियान लैंप बना और इसका उपयोग हवाई अड्डों पर संकेत के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुहरा बहुत तेज़ से अगर पड़ रहा है, तेज़ी के साथ कुहरा पड़ रहा है, तो हवाई जहाज़ आ रहा है, उसको पता नहीं चल पाएगा कहाँ पर हवाई अड्डा है, कहाँ पे हमको उतरना है। ठीक है, तो यहाँ पर नियान लैंप लगे होते हैं ताकि आने वाले प्लेनों को ये पता चल जाता है कि हवाई अड्डा यहाँ पर है, यहाँ पे हमको लैंडिंग कराना है। ठीक है, तो ये हो गया नियान का। आर्गन का उपयोग देखिए क्या है। आर्गन जो होती है ये विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होते हैं या फिर रेडियो बल्ब, इन सारी चीज़ों में भरी जाती है। और आर्गन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जिस प्रकार से हीलियम का उपयोग किया गया था निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, उसी प्रकार से आर्गन का भी उपयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का देखिएगा, यह विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती है। ठीक है, क्रिप्टॉन गैस विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती है। ज़ेनान गैस का कोई विशेष उपयोग नहीं है। और रेडान का हमने बता दिया कि यह एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और ये रेडान कैसी है? रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? देखिए, कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जिनके नाभिक से स्वतः रेडियोधर्मी किरणों का उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, रेडियम, पोलोनियम, एक्टिनियम आदि, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो रेडान के अंदर भी ये रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। और इसी गुण के नाते इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में उसके किस गुण के कारण किया जाएगा? ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता के गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए, इधर हमने इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अधिकतम यौगिक बनाने वाली। ठीक है, आपको हमने कहा कि ये सब अक्रिय गैसें हैं और रासायनिक दृष्टिकोण से यह अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? अक्रिय कहा गया। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम देखेंगे कि इनमें से एक गैस, अक्रिय गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और वह गैस है XE, जीनान। कौन गैस है? जीनान। ये विशेष परिस्थितियों में देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है। इधर पा गई ऑक्सीजन को, मिल करके इधर यौगिक बना ली, इधर ऑक्सीजन को पा गई, यहाँ यौगिक बना ली, इधर पा गई, ये जुड़ के यौगिक बनाती है। ठीक है, तो अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन हो जाएगी? जीनान हो जाएगी। ठीक है, अधिकतम यौगिक वही गैस बनाएगी, वही अक्रिय गैस बनाएगी जो ज़्यादा क्रियाशील होगी। ठीक है, तो जीनान गैस देखिएगा अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है। जीनान गैस अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा यौगिक बनाएगी। कौन सी गैस? जीनान गैस। ठीक है,
अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अल्प मात्रा में पाई जाती है। अभी हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में या वायु में जो गैस पाई जाती है यह नाइट्रोजन, लगभग 78%। ठीक है। ऑक्सीजन को हमने बताया 21%, कार्बन डाइऑक्साइड को बताया 0.03%, आर्गन गैस जो होती है 0.93%। तो इसमें अल्प मात्रा में पूछा है। अल्प मात्रा में का मतलब क्या कि वायु में कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है इन चारों में से। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जो है सबसे कम पाई जा रही है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन में, यहाँ देखिए नाइट्रोजन की जगह, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह प्रयुक्त होने वाली गैस है। ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में बताया है कि गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के जगह कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हीलियम। कौन सी गैस प्रयुक्त होगी, हीलियम। ये नाइट्रोजन क्यों प्रयुक्त नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लड के साथ विलय हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन से ये मिल जाती है, अधिक विलय है। ठीक है। इसका कारण भी कभी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग इसी नाते नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रक्त में विलय होती है। ठीक है। अगला देखिए, कुहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस है। ठीक है। अभी हमने बताया था कुहरे को भेदने वाली लैंप जो नियान है, नियान लैंप जो बनाए जाते हैं वो कौन सी गैस हो जाएगी, इसमें नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियान। कौन सी गैस है, नियान। ठीक है। इसी नाते नियान गैस से नियान लैंप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ देखिए वायुमंडल दिया है, तो हीलियम वायुमंडल में भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, अभी हमने आपको बताया कि हीलियम जो है किसी किसी स्थान की प्राकृतिक गैस में भी पाई जाती है। मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट जो बालू होते हैं सैंड, इसमें हमने कहा ये मोनोजाइट सैंड जो होता है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है। तो ये दोनों भी सही हैं, लेकिन देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है इसमें वो आपका मोनोजाइट सैंड हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन डी होता उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाता। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अक्रिय गैसों के विषय में चर्चा किया और हम समझ रहे हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।